मित्रों, वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत जीडीपी में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद चौथा नंबर का स्थान प्राप्त कर लिया है सबसे बड़ी इकोनॉमी में। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भारत आगे कदम बढ़ा रहा है तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। लेकिन जिस देश को हमने पीछे छोड़ा है यानी जापान को, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जापान की अर्थव्यवस्था, जापान के लोग, जापान के कुंडली के द्वारा हम यह देखेंगे कि आने वाले समय में जापान का भविष्य क्या है। जापान को अगर हम देखें तो ये पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश है जो द्वीपों का देश है, आइलैंड्स का देश है जापान। और यहाँ 4 बड़े द्वीप हैं, सबसे बड़े द्वीप, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें 4 मुख्य द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। और इसके साथ ही ये इसके पश्चिम में सी ऑफ जापान है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन। जापान को अगर हम देखें तो यहाँ की करेंसी है येन, जापानीज येन, और यह यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। जापान के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ के लोगों की उम्र सबसे अधिक है और इसीलिए जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश कहलाता है। और यहाँ पर जो बर्थ रेट है, चाइल्ड बर्थ रेट सबसे कम है दुनिया में। यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन जो सिर्फ 12.5 करोड़ के करीब है एज ऑन 2023 वर्ल्ड बैंक सर्वे, जिससे यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है कि अब सीवियर पॉपुलेशन डिक्लाइन का एक इशू है। और इसीलिए आर्टिफिशियल बॉम्ब्स और जेनेटिक्स के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि कैसे बहुत सारे बच्चे पैदा किए जा सके। और हो सकता है आने वाले समय में जापान ही वह पहला देश बने जो आर्टिफिशियल बॉम्ब यूज़ कर वह कथा सिद्ध कर दे महाभारत की, जहाँ 100 कौरवों का जन्म हुआ था आर्टिफिशियल बॉम्ब्स के द्वारा। और अगर हम देखें तो ये पॉसिबल है क्योंकि आईवीएफ चाइल्ड हम देख चुके हैं और सैरोगेसी भी हम देख चुके हैं। और अब सिर्फ ज़रूरत है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसके द्वारा आर्टिफिशियल बॉम्ब द्वारा पॉपुलेशन उन देशों में बढ़ाई जा सके जहां पॉपुलेशन गिरती जा रही है। जैसे कनाडा में भी हम देखें तो सिर्फ 4 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है। और दूसरे नंबर पे अगर जापान के बाद देखें तो बुल्गारिया और साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे आते हैं, जो पॉपुलेशन बहुत कम है। का क्लाइमेट जो है वह टाइफून और अर्थक्वेक्स के द्वारा हमेशा ही वहाँ की जनसंख्या को प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि द्वीपों का देश है, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। और अगर हम देखें तो जापान फेमस है अपनी ना केवल टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, और बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के लिए भी। दुनिया में जापान का बहुत नाम है। यहाँ की पॉपुलेशन कम होते हुए भी इतना अच्छा काम कर रही है कि टेक्नोलॉजी में जापान का कोई तोड़ नहीं। सोनी और पैनासोनिक से कौन नहीं जानता, इनके इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में विश्व विख्यात हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ के प्रिसिशन मशीनरी को भी सभी लोग जानते हैं कि जापानीज़ बहुत ही अच्छी मशीन्स बनाते हैं। जापान को अपनी क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी के लिए भी जाना जाता है। जापानीज़ लोगों का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और जापान दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स बनाने के लिए भी जाना जाता है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं और उनकी नो डिफेंसिव मिलिट्री, क्योंकि वहाँ पर पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो वॉर को प्रमोट नहीं करते। इस कारण जापान एक खास देश बन जाता है दुनिया के मैप्स में। और अगर हम देखें तो यहाँ की सुशी, रामन, टेम्पुरा और मालचा भी बहुत फेमस डिशेज हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट जापान के चलते रहते हैं चाइना और रशिया के साथ, और थोड़े से इनके रिलेशन नॉर्थ कोरिया के साथ भी कॉशियस हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता है। यहाँ पे अगर हम धर्म देखें तो जापान में बुद्धिज़्म का मेजॉरिटी है और दूसरा शिंटो। बहुत ही पीसफुली वहाँ के लोग वहाँ रहते हैं। इसके साथ ही अगर हम यहाँ का कल्चर देखें तो यहाँ पे
चाय का जो कल्चर है, टी सेरेमनी को बहुत ख़ास माना जाता है। साथ ही काबुकी थिएटर बहुत फेमस है। किमोनो गाउन जो होते हैं वो यहाँ की वुमेन पहनती हैं और वो भी बहुत फेमस हैं। और यहाँ की कैलीग्राफी का तो जवाब ही नहीं। जो जापान में बहुत सारी नई चीज़ें हैं, और अगर मॉडर्न जापान को देखें तो यहाँ के वीडियो गेम्स और साथ ही यहाँ का पॉप और बहुत सारे अदर दूसरी चीज़ें जापान को ख़ास बनाती हैं। जापान में पहले समय में शायद एवरेज हाइट जैपनीज की कम होती थी, बट आज 2025 में एवरेज हाइट फॉर मेल भी 5 फीट 10 इंच तक पहुंच चुकी है, और फॉर वुमेन ऑल्सो इट इज़ 5'5" एवरेज हाइट। तो जैपनीज़ ने काफ़ी डेवलपमेंट की है पिछले 80 सालों में। और अगर हम जापान का देखना चाहें कौन सी कुंडली बनती है, तो जापान के हमारे पास 3 चार्ट्स बनते हैं। एक है 11 फरवरी 1889 का सुबह 10:30 बजे टोक्यो का। दूसरा है जब न्यू पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947 में, थर्ड में 1947 को, जब एलाइड ऑक्यूपेशन के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और तीसरा हॉरोस्कोप बनता है जापान का 28 अप्रैल 1952 का, जब विद यूएस एड जापान ने रीबिल्ड करना शुरू करा अपने को। तो अब इन तीनों कुंडलियों में जो सबसे उपयुक्त कुंडली लगती है वह मुझे 1947 की लगती है, क्योंकि अगर हम देखें तो जापान में बहुत वहाँ की जो पॉपुलेशन है वह जापान में एक ओल्ड नेशन के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ शनि का रोल आना चाहिए। और अगर मैं कुंडली देखूं 1947 की थर्ड में 1947 की कुंडली 12 बजे की टोक्यो की बनती है कर्क लगन की। हम इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी देखें तो यूएस सबसे आगे है विद 30.51 ट्रिलियन जीडीपी बिजनेस। और अगर चाइना की जीडीपी देखें तो यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की विद 19.23 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था। और तीसरे नंबर पे जर्मनी आता है जो यूरोप की कंट्री है, और 4.74 ट्रिलियन डॉलर्स उसकी जीडीपी है। भारत ने अब 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी बनाकर अपने को चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है, और जापान को पीछे छोड़ दिया है 4.18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत टॉप 5 कंट्रीज में, टॉप 4 कंट्रीज में आ चुका है दुनिया की अर्थव्यवस्था के रूप में। के बारे में जाने तो यहाँ पर एंशिएंट जापान जो था वो इन्फ्लुएंस था चाइना से और कोरिया से, और फिर फ्यूडल इरा आया जो शुरू हुआ समुराई और शोगुन्स के साथ, और उसके बाद मॉडर्न जापान बना 1868 से जब मेगी रेस्टोरेशन हुआ। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का इरा आया जब एक्सिस पावर बन गया जापान वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन फिर उसने सरेंडर कर दिया जब एटॉमिक बम एक्सप्लोजन वहाँ हुआ नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा। और इसके बाद फिर हमारा अब बनता है जापान, आज का जापान, 2025 का जापान। जापान की कुंडली अगर हम देखें तो एक कर्क लगन की कुंडली है। शनि लगन में बैठे हैं और चंद्रमा तीसरे घर में कन्या राशि में बैठे हैं। बृहस्पति और केतु की युति पंचम भाव में है। मंगल और उच्च के शुक्र बैठे हैं नवम भाव में मीन राशि में, और 10वें घर में आदित्य बुध योग बना रहे हैं सूर्य और बुध। 11वें घर में राहु बैठे हैं। और अगर हम नवांश देखें तो मीन नवांश है, और मीन नवांश में फिर राहु केतु एक्सिस 17 यानी पहले घर और सप्तम भाव में आ गई है। सप्तम भाव में सूर्य और शनि भी केतु के साथ बैठे हैं। मरकरी दूसरे घर में है नवांश में, और बृहस्पति उच्च के बैठे हैं वक्री पंचम भाव में। शुक्र अब यहाँ पहुँच गए हैं नवम भाव में, और मंगल उच्च के देख रहे हैं 11वें घर से इस बृहस्पति को। देखें जापान की दशा पैटर्न देखें जब से 1947 से, तो मंगल की महादशा शुरू हो गई थी और वो चली है नवंबर 15 तक 1953 तक। और ये दशा जो दिखाती है पहले 6 साल मंगल जो था, जो कि नवम भाव का मंगल है, उसकी महादशा जापान के कुंडली में चली। और उसके बाद 18 साल की राहु की दशा। मंगल की दशा में जापान ने बहुत अच्छा राइज किया है, क्योंकि नवम भाव में मंगल उच्च के शुक्र के साथ बैठा है। और ये युति जो मंगल और शुक्र की दिखा रही है वह भी दिखाती है कि जापान टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही अच्छा करेगा, क्योंकि मंगल ना केवल प्रोडक्शन को दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग को दिखाता है, बल्कि शुक्र के साथ जब युति करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाएगा और कंप्यूटर्स को दिखाएगा, और वीनस लग्जरी के आइटम्स को भी दिखाता है। तो हर तरह का टेक्नोलॉजी और लग्जरी से संबंधित
विकास इस दशा में मंगल में दिखता है। इसके बाद राहु की दशा आई, जो कि राहु भी 11वें घर में बैठे हैं, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है पंचम भाव से, और बृहस्पति यह नवमेश है और षष्ठेश है। तो यह दिखाता है कि अगले 18 सालों में, यानी 6 साल की मंगल की महादशा के बाद जब 18 साल की दशा जापान की कुंडली में आई, तो जापान ने और अधिक तरक्की करी, क्योंकि राहु पे बृहस्पति की दृष्टि है और राहु भी टॉरस के हैं। एक तरह से ये उच्च के राहु है और इस पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है। इसके बाद दशा 16 साल की आई जुपिटर की, जो कि 15 नवंबर 1971 से लेकर चली 15 नवंबर 1987 तक। और यहाँ जुपिटर भी बैठे हैं केतु के साथ पंचम भाव में नवमेश होकर, और इस पर कोई भी दुष्प्रभाव किसी और ग्रह का नहीं है सिवाय केतु की हतयुति के। तो यहाँ पे भी स्पेशलाइज प्रोडक्शन दिखा रहा है, जापान ने किया, अगले 16 साल में डेवलपमेंट हुआ। और फिर चौथी महादशा जब शनि की आई 15 नवंबर 87 से 2006 तक, तब शनि की दशा में, जो कि कर्क राशि के लगन में बैठे हैं अष्टमेश होके, तब कुछ प्रॉब्लम जापान में हुई, जो कि 1987 से 2006 के बीच हम देख सकते हैं। इसके बाद पांचवी दशा बुध की लगी 15 नवंबर 2006 से 2023 तक, जो कि आदित्य बुध योग में सूर्य और बुध D1 कुंडली में बैठे हैं, और नवांश में मरकरी बैठे हैं तीसरे घर में, और इस पर शुक्र की ही केवल दृष्टि है नवम भाव से, जो कि मित्र हैं। तो मरकरी की दशा भी अच्छी रही जापान के लिए। इसके बाद अभी चलने वाली जो प्रेजेंट दशा है जापान की कुंडली में, वो है केतु की दशा 7 साल की, जो कि 15 नवंबर 2023 से लेकर 15 नवंबर 2030 तक चलेगी। अब अगर हम देखेंगे इस दशा में कैसा प्रभाव होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केतु बैठे हैं पंचम भाव में बृहस्पति के साथ, कोई और ग्रह देखता नहीं, और साथ में नवांश में केतु बैठे हैं सूर्य और शनि के साथ सप्तम भाव में, और यहाँ पर फिर कोई और अन्य ग्रह नहीं देख रहा। तो अब ये दिखाता है स्पेशलाइजेशन एंड ऑल्सो, क्योंकि केतु जो है वह दिखाता है वायरल इन्फेक्शन और वायरस से संबंधित प्रॉब्लम। केतु साथ में स्पेशलाइजेशन तो देगा, रिसर्च वर्क भी कराएगा, लेकिन केतु डिटैचमेंट देता है और किसी तरह से दूसरी दुनिया से सब लोगों से कट जाता है इंसान। और एक देश की कुंडली में भी यहाँ पर केतु दिखा रहा है कि इस दशा में जापान अंतर्मुखी होता चला जाएगा, और साथ में सूर्य और शनि के साथ क्योंकि नवांश में केतु बैठे हैं, तो यहाँ पर यह थोड़ा सा स्ट्रगल भी दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर षष्ठेश है D9 में, और शनि जो है वो 11th लॉर्ड हैं और 12th लॉर्ड है। तो 11th और 12th लॉर्ड शनि के साथ युति करना केतु का महादशानाथ का अच्छा तो नहीं दिखा रहा, साथ में लेकिन केतु के अंदर जो अलग अलग अंतर आएंगे वह अलग अलग प्रभाव देंगे। तो अगर हम देखें इस समय केतु की दशा खत्म हो गई, केतु में शुक्र भी खत्म हो गया, और 12 जून 2025 से शुरू हो गई है दशा केतु में सन की शुरू हो रही है। और ये दशा दिखाती है केतु में सन जो है वह सैटर्न और केतु के साथ सप्तम भाव में कन्या राशि में D9 में। और अगर दशमांश में देखें तो सन यहाँ पर बैठे हैं नीच के केतु के साथ 11th हाउस में। ये दशा चलेगी 18 अक्टूबर तक, और फिर चंद्रमा की दशा आएगी। अच्छी बात यह है कि है, लेकिन आने वाली जो चंद्रमा की अंतरदशा होगी केतु में चंद्रमा 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 19 मई 2026 तक, इस दशा में अवश्य कुछ प्रॉब्लम जापान में हो सकती है जल को लेकर। क्योंकि अगर हम देखना चाहें कि 18 अक्टूबर 2025 से क्या होगा, तो हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2025 का चार्ट जापान का देखते हैं, और वहाँ पर लगन आता है तुला लगन। जापान का अगर मैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2025 का चार्ट बनाती हूँ, तो ये देखती हूँ कि 29 मार्च 2025 सुबह रात्रि 7:57 टोक्यो की कुंडली है तुला लगन की, धनु नवांश की, और चंद्रमा बैठे हैं छठे भाव में मीन राशि में, राहु वक्री शुक्र वक्री बुध और सूर्य के साथ, और शनि पंचम में है और अपनी तीसरी दृष्टि से इसको एक पाप कर्त्री भी बना रहे हैं। इसका मतलब जो ये चंद्रमा है, यह यहाँ पर जो योग बन रहा है, ये पंचग्रही योग मीन राशि में छठे घर में, तो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में दिखाता है कि इस साल जापान में अवश्य ही जल को लेकर हो सकता है सुनामी आ जाए, या हो सकता है कोई अर्थक्वेक आने से वहाँ पर पानी से संबंधित पानी के कारण बहुत सारा नुकसान हो जाए, क्योंकि ये मीन राशि देख रही है 12वें घर को, और वहाँ केतु बैठे हैं। जल संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जापान में 18 अक्टूबर 2025 के बाद, और साथ में उससे संबंधित लॉसेस भी दिखते हैं।
साथ ही क्योंकि शनि ये पापकर्त्री बना रहे हैं इस मीन राशि को, तो यहाँ पर गोचर में इस साल 2025 में बृहस्पति भी अतिचारी हैं 14 मई से, और 14 मई से 18 अक्टूबर तक, और उसके बाद बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। तो जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में है तब तक, क्योंकि बृहस्पति का गोचर मिथुन से होकर लगन को देखेगा, तो कुछ संभावना कम है कोई प्रॉब्लम होने की। लेकिन कर्क में जैसे ये आएंगे तब कुछ चेंजेस आएंगे। और अगर हम देखें राहु केतु एक्सिस, तो वह भी कुंभ राशि में राहु का प्रवेश हो चुका है 30 मई को, और राहु इस समय अष्टम भाव में जापान की कुंडली में गोचर कर रहे हैं। और चैत शुक्ल प्रतिपदा में भी राहु पंचम भाव में आ चुके हैं, लेकिन शनि वहाँ से हटके मीन राशि पर आ गए हैं। तो 2.5 साल के लिए शनि मीन राशि में रहने वाले हैं। चैत शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली से जो दिखता है कि ये सब पीड़ा होने वाली है, ये गोचर शनि का मीन राशि पर होना, जापान की कुंडली में नवम भाव पर होना, मंगल नेटल मार्स के ऊपर होना अच्छा नहीं दिखाता। और यहाँ से धन के घर को भी देख रहे हैं, तो किसी तरह की एक संभावना दिखती है जो कि नुकसान हो सकता है ये जापान की कुंडली में शनि के गोचर मीन में रहने तक। और इसके साथ ही क्योंकि ये पापकर्त्री गवर्नमेंट के लिए भी बनेगा, क्योंकि 10वें घर में सूर्य बैठे हैं और शनि पापकर्त्री बना रहे हैं, राहु और मंगल के साथ ऑलरेडी पापकर्त्री में है 10वां घर जापान की कुंडली में। तो ये भी अच्छा गवर्नमेंट के लिए साल नहीं दिखाता। इस साल काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। नदियों को और पानी को लेके समुद्र से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है जापान के अगले 1 साल में, यानी मार्च 2026 तक के समय में। और मार्च 26 तक की दशा भी जो है वह केतु में चंद्रमा की रहेगी 18 अक्टूबर से। तो कुछ तो संभावना दिखती है यहाँ। छठे घर में इतने सारे ग्रहों का होना चैत शुक्ल प्रतिपदा में अच्छा नहीं दिखाता। और अगर हम केतु में सूर्य का दशा देखें, जो कि इस साल की दशा है 18 अक्टूबर तक 2025 तक, तो वह फिर भी यहाँ जापान की कुंडली में सूर्य पर भी शनि की दृष्टि है D1 कुंडली में, और नवांश में भी सूर्य के साथ शनि की युति है सप्तम भाव में केतु के भी साथ। तो ये भी स्थिति अच्छा नहीं दिखाती। ये अंतरदशा जो सूर्य की है वह, क्योंकि D1 कुंडली में सूर्य सेकंड लॉर्ड है, धन का स्वामी है, ट्रेजरी कंट्री दिखाता है, ट्रेजरी और रेवेन्यू दिखाता है। यहाँ पे कुछ कमी आने की आशंका दिखती है इस पीरियड में, यानी कि 12 जून से 18 अक्टूबर तक के पीरियड में धन संबंधित लॉसेस और गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कम होते दिख रहे हैं। और ये हमने देखा है कि भारत जब से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और जापान को पीछे छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं जापान अर्थव्यवस्था में पीछे होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दशा पैटर्न। और आने वाले समय में भी अगले साल अगर हम देखें 19 में 2026 से जब केतु में मंगल की दशा आएगी, तब जाके ये स्थिति सुधरेगी, क्योंकि मंगल उच्च के बैठे हैं नवांश में, और दशमांश में भी देखें तो सप्तम भाव में बैठे हैं शनि के साथ, और कोई ग्रह यहाँ पे दुष्प्रभाव नहीं दे रहा। तो लेकिन केतु में मंगल की दशा जो है नेक्स्ट ईयर जो आएगी, वहाँ पर फिर से कुछ एक वॉर की भी स्थिति बनेगी। तो अब आने वाले समय में जापानी लोगों को, जापानी भाई बहनों को हमारी शुभकामनाएं, भारतीयों की शुभकामनाएं कि वह उनका ये साल अच्छा रहे और वह सावधानी बरतें, क्योंकि ये साल तो हम ऐसे हमारे गुरुजी कहते हैं हर देश के लिए कोई ना कोई विपदा लेकर आएगा 2025। तो 2025 में सावधानी बरतें, तभी भगवान का नाम लें, दान करें, और हो सके तो अच्छा कार्य करते रहें, वृक्ष लगाएं और ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।